नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या आप फेक न्यूज से सावधान हैं? दुनिया भर में फेक न्यूज लोकतंत्र का गला घोटने और तानाशाही की मौज का जरिया बन गया है। राजधानी से लेकर जिला स्तर तक फेक न्यूज गढ़ने और फैलाने में एक पूरा तंत्र विकसित हो चुका है। यही नहीं, संवैधानिक पदों पर बैठे लोग भी फेक न्यूज दे रहे हैं। कमजोर हो चुका मीडिया उनके सामने सही तथ्यों को रखने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। पहले पन्ने पर राष्ट्र प्रमुख का बयान छपता है जिसमें फेक जानकारी होती है, यानी नकली, और जब गलती पकड़ी जाती है तो वही जानकारी उसी अखबार में अगले दिन उसी जगह पर छापने की कोई हिम्मत नहीं जुटा पाता कि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ने झूठा बयान दिया है। मीडिया, पत्रकार और पाठक, दर्शक के लिए पता लगाना बहुत जोखिम का काम हो गया है कि कौन सा न्यूज असली है और कौन सा नकली। पूरी दुनिया में इस बीमारी पर लड़ने पर विचार हो रहा है। इस बीमारी से, फेक न्यूज से कैसे बचें। आईफोन और आईपैड बनाने वाली कंपनी जो है एप्पल, उसके प्रमुख टिम कुक ने ब्रिटिश अखबार से कहा है, बयान बड़ा दिलचस्प है कि फेक न्यूज लोगों के दिमाग की हत्या कर रहा है। उनके जैसी कंपनी को ऐसा कोई जरिया विकसित करना होगा, कोई टूल विकसित करना होगा जिससे नकली खबरों को छांटा जा सके और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी प्रभावित ना हो। ब्रिटिश अखबार को दिए इस इंटरव्यू में टिम कुक ने सरकारों से भी कहा कि वे फेक न्यूज से लड़ने के लिए सूचना अभियान चलाएं। देखिए कितनी खतरनाक स्थिति में हम पहुंच रहे हैं। पूरी दुनिया में सरकारों, संगठनों और विश्वविद्यालयों में फेक न्यूज को लेकर चर्चा, पढ़ाई और शोध हो रही है। भारत में अंग्रेजी के कुछ वेबसाइट ने फेक न्यूज से लड़ने का अभियान शुरू किया है। altnews.in इसमें सबसे प्रमुख है, इंडिया स्पेंड है, बूम है, होक्सलेयर है और हिंदी में मीडिया विजिल है। हिंदी में बहुत कम प्रयास हैं। फिलीपींस में फेक न्यूज बहुत बड़ी समस्या बन गया है। वहां के राष्ट्रपति पर आरोप है कि वो सत्ता पर पकड़ बनाए रखने के लिए फेक न्यूज का इस्तेमाल करते हैं और विपक्ष को धाराशाही कर देते हैं। इसके बाद भी वहां कुछ लोगों ने फेक न्यूज से लड़ने की बहस छेड़ दी है। 22 जून 2017 के फिल्स्टर.com पर छपी खबर के अनुसार फिलीपींस के सीनेटर जोएल विलानुएवा ने एक बिल पेश किया कि नकली खबरों के फैलते संसार से चिंता हो रही है। मीडिया के अलग अलग माध्यमों में फेक न्यूज छप रहा है और उन्हें फैलाया जा रहा है, इसलिए उन पर जुर्माना होना चाहिए। सेनेट बिल नंबर 1492 और इसका नाम है एन एक्ट पेनलाइजिंग द मैलिशियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉल्स न्यूज एंड अदर रिलेटेड वायलेशंस, ये नाम है। इस बिल में फेक न्यूज फैलाने वाले सरकारी अधिकारियों पर भी भारी जुर्माने और जेल की वकालत की गई है। 1 से 5 साल की जेल का प्रावधान है और अगर कोई मीडिया हाउस फेक न्यूज फैलाता है तो उसे 20 साल की जेल। फिलीपींस के पत्रकारों ने इस सजा पर सवाल उठाया कि फेक न्यूज से रोकने के लिए जरूर लड़ना चाहिए, मगर यह बिल में जो प्रावधान है वो प्रेस की स्वतंत्रता के खिलाफ जाता है। सीनेटर का कहना है कि हम फेक न्यूज को हल्के में नहीं ले सकते, ये लोगों को भीड़ में बदल रहा है। फिलीपींस में ही 1 साल पहले 24 नवंबर 2016 को यूनिवर्सिटी ऑफ फिलीपींस ने फेक न्यूज से लड़ने के लिए एक ऑनलाइन चैनल टीवी यूपी ही लॉन्च किया। यूनिवर्सिटी के कार्यकारी निदेशक ने अखबारों से कहा कि इसके जरिए वे उम्मीद करते हैं कि ऑनलाइन में फैले खबरों के कबाड़ का विकल्प तैयार हो सके ताकि नागरिकों के पास असली लेख, असली खबर जानने के अवसर उपलब्ध रहें। भारत में क्या हो रहा है? रिसर्च के दौरान एक और बात सामने आई कि एक तरफ सरकारें फेक न्यूज की महामारी से लड़ने का उपाय सोच रही हैं दुनिया में, वहीं सरकारें फेक न्यूज से लड़ने की आड़ में प्रेस की आजादी कुचल रही हैं। सरकारों के लिए फेक न्यूज एक तरह से दोनों हाथ में लड्डू है। मीडिया फेक न्यूज फैला रहा है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री फेक न्यूज फैला रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं और अब आपने देखा कि सरकारी तंत्र के लोग यानी अफसरशाही भी नकली खबरों का जाल बिछा रही है। इसी मार्च में वॉशिंगटन में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। दुनिया भर में प्रेस की आजादी पर रिपोर्ट जारी हुई थी जिसमें भारत की स्थिति बहुत ही खराब निकली। तो उसने रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने बताया कि फेक न्यूज से लड़ने के नाम पर सरकारों की हरकतों पर भी चिंता जाहिर की जानी चाहिए। संस्था का मानना है कि फेक न्यूज तानाशाहों के लिए वरदान साबित हो रहा है। जब से ट्रंप ने सीएनएन को फेक न्यूज कहा, दुनिया के कई राष्ट्र प्रमुखों को मीडिया पर लगाम कसने का बहाना मिल गया। टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने फेक न्यूज से लड़ने के नाम पर कई पत्रकारों को जेल भेज दिया। कंबोडिया के प्रधानमंत्री ने भी कहा कि ट्रंप ठीक कहते हैं कि मीडिया अराजकतावादी है। इसका लाभ उठाकर कंबोडिया में काम कर रहे विदेशी मीडिया को कहा कि शांति और स्थायित्व के लिए खतरा है, आप जाइए। रूस में भी फेक न्यूज से लड़ने के लिए कानून बनाने की तैयारी हो रही है और इस पे तो बहुत बड़े गंभीर आरोप हैं कि ये दुनिया भर में फैलाता है। ब्रिटेन की संसद की खेल, मीडिया और संस्कृति कमेटी जांच कर रही है कि लोकतंत्र पर फेक न्यूज का क्या असर पड़ता है।
इस तरह आप देख रहे हैं कि लोकतंत्र का गला घोटने और अपनी कुर्सी परमानेंट करने के लिए सरकारें फेक न्यूज का दोतरफा लाभ उठा रही हैं। एक तरफ सरकार फेक न्यूज फैलाती है, दूसरी तरफ उससे लड़ने के नाम पर उन पत्रकारों का गला घोट रही है जिनसे मामूली चूक हो जाती है। गलती हो जाना और फेक न्यूज में भारी अंतर है। तानाशाहों के लिए फेक न्यूज से लड़ना एक नया प्रोपेगेंडा का एक नया हथियार भी है। सरकार का मूल्यांकन किसी भी जगह इस बात से भी होना चाहिए कि उसके दौर में आजाद मीडिया था या गोदी मीडिया था। इसी 4 मार्च को संयुक्त राष्ट्र संघ की एक समिति ने बयान जारी कर कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोग मीडिया को झूठा बता रहे हैं या फिर उसे विपक्ष करार दे रहे हैं, जबकि सरकारों का काम है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए माहौल बनाए। फेक न्यूज के बहाने एक नए किस्म का सेंसरशिप आ रहा है, आलोचनात्मक चिंतन को दबाया जा रहा है। इजिप्ट और टर्की में कई मामूली पत्रकारों को मामूली चूक के कारण जेल भेजा गया कि ये फेक न्यूज फैला रहे हैं। फेक न्यूज की तरह टीवी में फेक डिबेट भी हो रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि अमरनाथ यात्रियों पर हुए हमले को लेकर सवाल यह नहीं था कि सुरक्षा में चूक कैसे हो गई, एक बस पर हमला कैसे हो गया जबकि वहां इतनी चाक चौबंद व्यवस्था थी, लेकिन वही पुराना सवाल उठा, इसकी जगह कई और दूसरे सवाल पैदा कर दिए गए। इस तरह से सवाल को शिफ्ट कर देना फेक डिबेट का काम होता है। फेक न्यूज आपके जानने के अधिकार पर हमला है। आप हर महीने 5 से 100 हजार रुपए तक अब न्यूज पर खर्च कर रहे हैं। इसमें अखबार, चैनल और डेटा पैक का खर्चा भी आप शामिल कर लीजिए। क्या आप फेक न्यूज के लिए भी पैसा दे सकते हैं? फेक न्यूज ने राजनीति को भी जटिल बना दिया है, दुनिया में भी और भारत में भी। फेक न्यूज के जरिए ताकतवर दल कम ताकतवर दल को बर्बाद कर देता है। इस खेल में कम संसाधन वाले दल फिर फेक न्यूज की जाल में फंस जाते हैं। बड़े दलों के आईटी सेल या समर्थक फेक न्यूज फैलाने में लगे रहते हैं। अब एक दल दूसरे दल के फेक न्यूज से लड़ने के लिए अपने यहां टीम भी बना रहा है। फ्रांस के चुनाव में नेशनल फ्रंट ने फेक न्यूज अलर्ट टीम का गठन किया था। जल्दी ही भारत के दलों को भी फेक न्यूज अलर्ट टीम का गठन करना पड़ेगा। अभी हर दल के पास फेक न्यूज बनाने की ही सुविधा नहीं है। कमजोर दल मारे जाएंगे, ये नोट कर लें। जहां कहीं भी चुनाव आते हैं फेक न्यूज की भरमार हो जाती है। पिछले साल इटली में जनमत संग्रह हुआ तो वहां फेसबुक पर जो स्टोरी शेयर हुई उसमें से आधी नकली निकली। यूरोपियन यूनियन ने तो रूस से आने वाले फेक न्यूज के तूफान का सामना करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाया है, ईस्ट स्टार्टकॉम टास्क फोर्स। फ्रांस और नीदरलैंड में हुए चुनाव के लिए इस टास्क फोर्स को काफी पैसा और संसाधन दिया गया। जर्मनी में भी यह काम करेगा ताकि वो रूस के प्रोपेगेंडा को रोक सके। रूस पर आरोप है कि वो फेक न्यूज पर काफी पैसा खर्च करता है। आपने देखा कि फेक न्यूज को लेकर कूटनीतिक युद्ध भी छिड़ा हुआ है। तो पत्रकार, सरकार, राजनीतिक दल, अफसर और अब यह कूटनीतिक युद्ध। फेक न्यूज का एक बड़ा काम है नकली खबरों के जरिए नफरत फैलाना, दो देशों के बीच, दो समुदायों के बीच और दो दोस्तों के बीच हिंसा के लिए उकसा देना। न्यूज रूम में अब हर मसले को कवर करने के लिए रिपोर्टर की संख्या में लगातार कमी होती जा रही है, बल्कि अब रिपोर्टर नहीं है, आप स्टार एंकर ज्यादा हो गए हैं, वो भी 2-4। इसलिए समझिए कि आप जिन एंकरों को देखकर स्टार समझते हैं दरअसल वो पत्रकारिता और लोकतंत्र के संकट के जीते जागते प्रतीक है जिनके लिए आप ताली बजाते हैं। खाली न्यूज रूम में फेक न्यूज का भूत नहीं घूमेगा तो कहां घूमेगा। पश्चिम बंगाल में आसनसोल के बीजेपी आईटी सेल के सचिव तरुण सेनगुप्ता को कथित रूप से फेक पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। तरुण ने रामनवमी के एक दौरान एक फेक वीडियो अपलोड कर दिया कि एक मुस्लिम पुलिस अफसर किसी हिंदू आदमी को मार रहा है और बीरभूम को बांग्लादेश बना रहा है। इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी भी, सांप्रदायिक टिप्पणी भी की गई। उन पर गैर जमानती धाराएं लगाई गई हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष का कहना है कि पुराने वीडियो को लेकर गिरफ्तारी हुई है, बीजेपी को बदनाम करने के लिए ऐसा किया गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी नेताओं पर आरोप लगाया था कि सोशल मीडिया पर फेक तस्वीरें जारी कर तनाव बढ़ाया जा रहा है बंगाल में। फेक न्यूज पर यह हमारी दूसरी कड़ी है। हम आज अमेरिका और दुनिया के संदर्भ में बात करेंगे। हमारे साथ हैं अनूप कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर हैं स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन, क्लीवलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी से अमेरिका से, और भारत के संदर्भ में बात करने के लिए मीडिया अध्यापक विनीत कुमार हैं। अनूप जी, आपने जो हम आपसे चर्चा कर रहे थे और आपका हम जो पावर पॉइंट हम उसमें देख रहे थे, तो एक नजर मेरी पड़ी अक्टूबर 1925 की हार्पर वीकली का आपने जिक्र किया है, फेक न्यूज एंड द पब्लिक, हाउ द प्रेस कॉम्बैट्स र्यूमर, मार्केट रिगर एंड प्रोपेगेंडिस्ट। ये उस समय भी इसी शब्द का इस्तेमाल किया गया था या ये स्वरूप उस वक्त भी मौजूद था? फेक न्यूज एग्जैक्टली ऐसे ही शब्द का प्रयोग तो नहीं किया गया था, लेकिन फेक न्यूज की तरफ इशारा किया गया था कि जो समाचार है वो उसको फेक किया जा सकता है। और
उसका संदर्भ जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि संदर्भ ये था कि वायर सर्विसेज जैसे फैल रही थी। वायर सर्विसेज से मतलब है जब समाचार न्यूज रूम में टेलीग्राफ के द्वारा, टेलीफोन के द्वारा दूर से भेजा जाता है, तो उस पत्रिका में ये आशंका जाहिर की गई थी कि एडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है कि ये कैसे चेक किया जाएगा कि ये समाचार सही है। अब आप उस जमाने के वायर सर्विस तो आजकल नहीं है हमारे पास, लेकिन आजकल ट्विटर है, फेसबुक है, सोशल मीडिया है, हम समाचार को उसके द्वारा फैला रहे हैं। तो जो उसका जो मीडियम है, ट्विटर का मीडियम है, सोशल मीडिया का मीडियम है, एडिटर्स कैसे चेक करेंगे कि ये समाचार सही है कि नहीं? और एडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बढ़ जाती है इसमें। अगर कोई पत्रकार आज आए और कहे कि हाँ भाई मेरा पास सोर्स है और सोर्स मेरा एक ट्वीट है, तो आप कैसे उसको तय करेंगे कि यह समाचार सही है या नहीं है? तो ये उस समय था। विनीत, कुछ उदाहरण हिंदुस्तान के संदर्भ में आप पुराना दे सकते हैं? आपने एंकर लिंक में जो बात कही उसमें दो चीज़ें बहुत स्पष्ट थी। एक तो ये कि आप बता रहे हैं कि जो कारोबारी मीडिया, जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, वो फेक न्यूज़ की एक पूरी पूरी इंडस्ट्री चला रहा है। लेकिन दूसरी जो दिलचस्प बात है उसमें आप ये कह रहे हैं कि राजनीतिक दलों के जरिए या राजनीतिक पार्टियों के जरिए भी फेक न्यूज़ का प्रोडक्शन हो रहा है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति स्तर के नेता फेक न्यूज़ बोल दे रहे हैं। अब उसको काउंटर करने की हिम्मत नहीं हो रही है किसी में। किसी कोने में छोटी सी वेबसाइट में समीक्षा छपती है, लेकिन ज्यादातर लोगों तक वही बयान, जो फेक न्यूज वाला बयान होता है प्रधानमंत्री का या राष्ट्रपति का, लोगों तक पहुंचता है। तो अनूप जी से आपने जो ऐतिहासिक संदर्भ की बात की, मैं अगर भारत के संदर्भ में ये देखूं तो मेरे पास एक किताब है रवीश, लियोनेल फिल्डेन की किताब है ये, और ये किताब 1950 में कराची में छपी थी। फिल्डेन का नाम हम लोग बहुत सम्मान से लेते हैं क्योंकि ये वो अंग्रेज व्यक्ति थे जिनको भारत में ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम खड़ा करने के लिए भेजा गया था इंग्लैंड से। और ये कहा गया था कि आप जो है वो ब्रिटेन के लिए काम करेंगे और अब माने एक तरह से आप अंग्रेजी हुकूमत को मजबूत करने का काम करेंगे। लेकिन फिल्डेन बहुत संवेदनशील व्यक्ति थे। उन्होंने जब देश की गरीबी भारत की देखी, लाचारी और अंधविश्वास देखा, तो वो लग गए कि इस माध्यम को पूरी तरह सामाजिक सरोकार के काम में लगाया जाना चाहिए। यही कारण है कि ब्रिटिश सत्ता ने उनको पसंद नहीं किया, है ना। तो उसमें दो बातों की चर्चा मैं इस संदर्भ में कहूंगा कि बीबीसी को लेकर के हमारे जहन में है कि एक बड़ा नेटवर्क दुनिया का है, लेकिन वो तब भी कहते थे कि रेडियो प्रोपेगेंडा मशीन की तरह काम करता है, जो कि जोवेल ने उस समय जो है एस्टैब्लिश कर दिया था कि एक प्रोपेगेंडा मशीन वर्ल्ड वॉर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। वो उनकी लिखी हुई एक चीज है, इस किताब का एक हिस्सा जिसमें डेंजरस वर्ड्स एक सब चैप्टर है, और उसमें वो बताते हैं फिल्डेन कि कैसे भारत और पाकिस्तान दोनों का जो मीडिया है वो एक राष्ट्र प्रेम के नाम पर कि और यहाँ के नागरिकों को खुश करने के नाम पर नफरत पूरा फैला रहा है, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है। मतलब पाकिस्तान का मीडिया भारतीय नेताओं के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है जो कि बहुत अपमानजनक है, बहुत अश्लील भी है एक हद तक। और इसी तरह भारतीय मीडिया जो है पाकिस्तान के लोगों के लिए कर रहा है। उसमें जो टिप्पणी वो करते हैं वो बहुत दिलचस्प है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान के लोग तहजीब को लेकर, परंपरा को लेकर और शब्दों को लेकर बहुत संवेदनशील लोग रहे हैं। उसी तरह भारत के लोग अपने चरित्र को लेकर, माने एक आम नागरिक के बारे में कहते हैं, वो बहुत संवेदनशील, इस तरह की भाषा इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन देखिए कारोबारी मीडिया कैसे दोनों देशों के मुल्क को इस तरह के अपशब्दों का प्रयोग करके भड़काऊ बात करके, और फेक न्यूज, उन्होंने फेक न्यूज शब्द इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उसका अनुवाद करेंगे तो फर्जी खबरें जरूर होती है, क्योंकि उनका काम था खुश करना। तो खुश करने के लिए पूरे फेक न्यूज का एक जो है पूरा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया। 1950 की किताब है, कराची से छपी हुई किताब है, 50। अनूप जी, आपका एक और है, मैं आपसे चाहता हूं कि और भी सूचनाएं आए। आपने कहा कि इस फेक न्यूज के धंधे में, ये धंधा क्या है थोड़ा आप बताइए, जो आपके अमेरिका में जिस तरह से इस धंधे को समझा गया है। आपने ये क्यों लिखा है कि इसमें ज्यादातर पुरुष हैं जो जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं? तो ये धंधा क्या है, कैसे आपने समझा कि इसमें पुरुष ज्यादा हैं? इस नतीजे पर, वहां पर किस तरह से ये नतीजा वहां पर पहुंचा गया, इस नतीजे पर पहुंचा गया? हाँ, इस पे जो जिन लोगों ने इसका अध्ययन किया है और जो रिपोर्टिंग हुई है 2016 इलेक्शन के दौरान, उसमें अगर आप देखें तो ज्यादातर लोग जो हैं जिन्होंने इसको फेक न्यूज को फैलाने की कोशिश करी, उनका जो इंटरेस्ट था वो राजनीतिक कम और पैसा कमाना ज्यादा था। और वो पैसा किस तरीके से कमाते हैं, वो आज का जो न्यूज मीडिया है, जो ऑनलाइन न्यूज मीडिया है, जिसमें सारा रेवेन्यू एडवर्टाइजिंग से जुड़ा हुआ है,
और एडवर्टाइजिंग जो है वो क्लिक एंड बेट है, मतलब जो आपके वेबसाइट पे विजिट करेगा तो उससे आपको पैसा मिलेगा, उससे ज्यादा एडवर्टाइजर्स आपके वेबसाइट पर आएंगे। तो इन लोगों ने क्या किया था कि इन लोगों ने ऐसे वेबसाइट क्रिएट किए और इन वेबसाइट को सोशल मीडिया के थ्रू फैलाया और उनका मेन गोल केवल पैसा कमाना था। कुछ लोगों ने तो कई $1000 इस तरीके से कमाए हैं, और अमेरिका में भी और यूरोप से भी लोगों ने देखा कि अमेरिका में बहुत फेक न्यूज से पैसा कमाया जा सकता है, तो उन लोगों ने भी वेबसाइट वहां क्रिएट करी डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्ट में, और उसमें फेक समाचार डाला, और उस समाचार को सोशल मीडिया, जो राइट विंग सोशल मीडिया का जो नेटवर्क है उसके अंदर उसको फैलाया उन लोगों ने, और उससे क्या हुआ कि बहुत लोग उनके वेबसाइट पे आए और उन्होंने पैसा कमाया। पर आपने 2016 तो हो सकता है कि भारत में भी बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं इसके जरिए, क्योंकि अभी जो बंगाल की गिरफ्तारी है, अगर उसे पार्टी के संदर्भ में ना देखें तो वो आसनसोल के आईटी सेल के सचिव हैं। मतलब इससे होता है कि एक जिम्मेदारी शिफ्ट हो जाती है। अगर यही गिरफ्तारी मुख्यालय के आईटी सेल के किसी सदस्य के होती तो ज्यादा बड़ा राजनीतिक मामला बन सकता था। तो लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी ने इस जिम्मेदारी का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है कि जिले में कोई किसी जिले का हो, बस्तर का हो या कोई बक्सर का हो, वहां का कोई आईटी सेल हो किसी भी पार्टी का, वो वहां से फैलाता रहे। पर मैं एक और चीज जानना चाहता हूं, आपने 2016 के चुनाव का जिक्र किया है, हम थोड़ा जानना चाहते हैं कि उस चुनाव में फेक न्यूज ने क्या रोल प्ले किया था और उनका प्रतिशत क्या था, और क्या वाकई फेक न्यूज ने तय किया था, क्या ऐसा कोई निष्कर्ष है क्या? क्योंकि मैं अल जजीरा पर एक लेख पढ़ रहा था अनूप जी, उसमें एक बात है कि लोकतंत्र को यह प्रभावित कर रहा है, क्योंकि जनता जो है वो झूठी खबरों के जाल में, क्योंकि वो टीवी पे भी फेक न्यूज चल रहा है। भारत जैसे देशों में आप देखें तो अखबारों में भी एक ही तरह के कई वर्जन छप रहे हैं, और ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो फैल रहा है। दो बातें हैं, एक तो जो पहले आपने आईटी सेल के बारे में कहा है, इन राजनीतिक पार्टियों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और ऊपर तक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि ये जो फेक न्यूज फैलाया जा रहा है उसमें उनके सदस्य शामिल हैं। और 2016 के अमेरिकन इलेक्शन के संदर्भ में अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो ये पाया गया था, एक स्टडी कुछ लोगों ने किया, उन्होंने पाया कि डोनाल्ड ट्रंप, फेक न्यूज दोनों तरफ था, फेक न्यूज हिलरी क्लिंटन के भी सपोर्ट में था, फेक न्यूज डोनाल्ड ट्रंप के भी सपोर्ट में था, लेकिन 74% फेक न्यूज जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्ट में था और हिलरी क्लिंटन के सपोर्ट में 26% था। तो आप देख सकते हैं कि ज्यादा फेक न्यूज डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्ट में था। तो ये इन लोगों ने ये जानने की कोशिश करी कि अगर इतना फेक न्यूज डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्ट में था तो क्या इसने वोट चेंज किया, क्या इससे टोटल आउटकम चेंज हुआ। तो ये जो स्टडी था इसमें ये पाया गया कि कोई निष्कर्ष, ऐसा कोई इंपीरिकल एविडेंस तो नहीं आया कि ये कहने के लिए कि फेक न्यूज ने आउटकम को चेंज कर दिया, लेकिन उसने राजनीतिक डिबेट को जरूर करप्ट किया, बहुत ज्यादा करप्ट किया। से क्या मतलब है आपका? उसमें यह है कि राजनीतिक डिबेट जो है वो तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। आपका ओपिनियन चेंज कर सकता है, आप कह सकते हैं कि भाई मेरा इंटरप्रिटेशन अलग है इस बात पर, मेरा व्यू अलग है इस बात पे, लेकिन डिबेट को करप्ट करने में जब आप तथ्य पे ही, हम लोगों का कोई एग्रीमेंट नहीं है कि तथ्य क्या है, और तो ये इस फेक न्यूज क्या करता है कि वो तथ्यों को ही समस्या में डाल देता है। अब हम किस पे विश्वास करें, किस पे नहीं विश्वास करें, तो हम डिबेट क्या करेंगे, हम डिस्कशन क्या करेंगे। ऐसे में ये राजनीति में, हाँ जी, राजनीति में ओपिनियन में डिवीजन होना तो बहुत होगा ही। हम लोग अगर देखें तो ये जरूर होगा कि हम कहेंगे कि हम कुछ लोग जो है वो राइट है, कुछ लोग लेफ्ट है, कुछ लोग सेंटर है, ये तो होगा। लेकिन जिस दिन हम ये मानने में तय करना में मुश्किल हो जाएगी हमें कि तथ्य क्या है, फैक्ट्स क्या है इस डिबेट के, तो बहस का कोई वजह नहीं रह जाती फिर उसके बाद। इसीलिए बहस का एक और अर्थशास्त्र है कि संसाधन अब है नहीं या जरूरत नहीं है तो रिपोर्टर हटाइए, एंकर लाइए, बहस कीजिए और फिर मुद्दों को गायब कर दीजिए। फिर सूरत में लाठी लेके लोग रोज लाठी खा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और व्हाट्सएप कर रहे हैं कि हमारा कोई मीडिया नहीं दिखा रहा है। तो कैसे दिखाएगा? जब
रिपोर्टर जनता के बीच में संपर्क सूत्र है। जब वही सिस्टम खत्म हो जाएगा तो स्टार एंकर तो आपसे नहीं मिलेगा ना, ये बात समझिए ना, जिसके लिए आप हैशटैग चलाते हैं। तो विनीत, हम जानना चाहते हैं कि हम इस फिनोमेना को 2014 के संदर्भ में ही देखते हैं। जो चर्चा 2016 में अमेरिका कर रहा था, वो चर्चा हमारे यहाँ थोड़े बहुत, लेकिन उस तरह से फेक न्यूज़ या प्रोपेगेंडा के तरीके से नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी उसके तत्व मिलते हैं। लेकिन उसके पहले हम जाते हैं क्या, पहले के चुनाव में भी या राजनीति में भी इस तरह की चीज़ों का एक रहा ही होगा रोल? अनूप जी ने बहुत दिलचस्प बात कही है और दुरुस्त फरमाया है। मैं जो कह रहे हैं कि फेक न्यूज़ जब आएगा तो फिर क्या फैक्ट है उसकी हम बात करें। मैं एक पीछे जाता हूं थोड़ा ऐतिहासिक संदर्भ में, जहां एक दुनिया के बड़े नेटवर्क को ही फेक करार दे दिया गया। बीबीसी दुनिया का एक भरोसेमंद नेटवर्क रहा है और इमरजेंसी के दौरान वीसी शुक्ला साहब उस समय आईवी मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने पूरा बीबीसी को और उनकी टीम ने बीबीसी को ही एक तरह से फेक करा दिया। कैसे? मार्क टली के हवाले से कोमी कपूर की एक किताब है दी इमरजेंसी पर्सनल हिस्ट्री। कोमी कपूर उसमें मार्क टली के हवाले से कहते हैं, जो कि बीबीसी के संवाददाता उस वक्त रहे थे, और वो कहते हैं कि जिस वक्त ये सारी चीजें चल रही थी, उस वक्त एक लाइन, एक जिसको कहते हैं नसुर्री छोड़ी गई कि बीबीसी में सुना है। हर दूसरा तीसरा व्यक्ति, सरकारी महकमे का व्यक्ति कह रहा है कि ये बीबीसी में से सुना है। सच्चाई क्या थी? सच्चाई ये थी कि बीबीसी का कोई कॉरेस्पॉन्डेंट जो है उस वक्त बीबीसी के लिए रिपोर्ट नहीं दे रहा था और राइटर के जरिए बीबीसी में रिपोर्ट आ रही थी। तो मतलब न्यूज गैदरिंग का जो मामला था वो बीबीसी के जरिए हो भी नहीं रहा था, कोई कॉरेस्पॉन्डेंट कर भी नहीं रहा था, लेकिन इस मीडियम को बता दिया गया कि ये सब बीबीसी में सुना है। और बीबीसी के हवाले से बहुत सारी ऐसी खबरें उछाली गई जो कि फर्जी थी और बीबीसी का नाम दे दिया। बीबीसी का। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। हमारा सवाल यही है कि क्या आप फेक न्यूज से सावधान हैं? आप देख रहे हैं फेक न्यूज। You are watching fake news. आप देख रहे हैं फेक न्यूज। Fake news से सावधान। अनूप जी, हम थोड़ा सा अब ये जानना चाहते हैं कि आम दर्शक फेक न्यूज क्या है, उसे कैसे समझे, और जो तरह तरह के फेक न्यूज होते हैं उनमें क्या कोई चीज कॉमन होती है, एक समान, सब में कोई एक खास तत्व होता है? ये एक प्रश्न जो आपने पूछा ये बहुत जरूरी है जानना। इसकी वजह यह है कि हर चीज, किसी चीज से हम डिसएग्री करें तो उसको फेक न्यूज कह दें, तो उससे क्या होगा कि क्या फेक न्यूज है ये जानना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और तो फेक न्यूज में दो तीन चीजें बहुत कॉमन है। सबसे पहली चीज कॉमन ये है कि उसके अंदर इंटेंशन है, इरादा है आपको झूठ बोलने का। तो इरादा बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पत्रकार गलती कर सकता है, तो पत्रकार जब गलती करता है तो वो फेक न्यूज नहीं है। या न्यूज में फ्रेमिंग होती है, न्यूज में स्पिन होता है, वो फेक न्यूज नहीं है। फेक न्यूज एक इंटेंशनल लाई बोलना है, मतलब कि एक आपका इरादा ही झूठ बोलना है और एक झूठ समाचार देना है। दूसरी बात यह है कि फेक न्यूज जो है वो फॉर्म, उसका जो फॉर्म होता है वो समाचार के जैसा ही होता है। तो प्रश्न ये नहीं है कि क्योंकि वो दिखता है समाचार के जैसा तो वो समाचार है। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये समझना है कि उसके सोर्सेस क्या हैं, क्या समाचार के अंदर हम ये देख रहे हैं कि उसकी क्रेडिबिलिटी, उसका वेरिफिकेशन, उसको कैसे इकट्ठा किया गया है, इसकी कोई है कि नहीं। तो समाचार उतना ही तथ्य है या उतना ही बुलंद है जितना उसका सोर्स बुलंद।
और हम लोग बहुत कम सोर्सों की तरफ जानते हैं समाचार पढ़ते कि सोर्स कौन है इस समाचार का, कैसे इकट्ठा किया गया है समाचार, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये चीजें जो है वो फेक न्यूज में क्या होता है कि सोर्स की क्रेडिबिलिटी बहुत कम होती है और उसको जो इकट्ठा करने का कोई जो तरीका, जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है वो उसमें आपको नहीं झलकेगा। वो एक तरीके से जो गॉसिप जिसको कहते हैं ना, गपशप, अब कोई चीज गपशप हुई, उसको गपशप के लेवल से समाचार तक कैसे ले जाया जाएगा। गपशप सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। अब उसमें पत्रकार जो है वो गपशप से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और उसको वो वेरीफाई करता है दूसरे सोर्सेस से। ठीक। और जब वो वेरीफाई करता है तब उसके बाद वो कहता है कि ठीक है, मैं अब आपको बता सकता हूं कि ये समाचार जो है वो समाचार देने लायक है, मतलब कि ये अब समाचार बदल गया है। अब तो ट्विटर पे हैशटैग चलता है कि इसी समाचार है, इसी को दिखाइए अभी और इसी वक्त दिखा दीजिए। और वो एक तरह से ये हो गई है कि आज असाइनमेंट डेस्क बन गया है। डेडलाइन का प्रेशर है, डेडलाइन का इतना प्रेशर है कि हर एक आदमी चाहता है कि मैं एकदम से समाचार दिखा दूं बिना उसको वेरीफाई किए हुए, उसको चेक किए हुए। अब इस टोटल प्रोसेस में मीडिया लिटरेसी की बहुत जरूरत है। हम लोगों के स्कूल, कॉलेज, हर जगह पर हम लोगों को ये समझाने की जरूरत है कि सूचना और समाचार दो अलग चीज होती है। सूचना सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, लेकिन समाचार एक पत्रकार ने उसको चेक किया हुआ है, उसको वेरीफाई किया हुआ है और उसके बाद उसने आपके सामने पेश किया है। तो ये जो डिफरेंस है इसको समझना बहुत जरूरी है। इसी डिफरेंस को खत्म कर दिया गया, ये दर्शकों और पाठकों को समझना जरूरी है। पर क्या आप टिम कुक की इस बात से सहमत हैं कि फेक न्यूज हमारे सोचने समझने की शक्ति की हत्या कर देता है? हमने दो दिन पहले जो डिस्कशन किया था उसमें यही कहा था कि आईक्यू लेवल हमारा जो है, कॉमन मैन का कॉमन सेंस जो है वो ख़त्म कर देता है फेक न्यूज़। ये बात तो हम कह ही रहे थे, लेकिन अनूप जी ने जो बात कही कि गपशप को जो है वो समाचार की शक्ल में बदला जाता है, मैं फिर थोड़ा इसमें ऐतिहासिक संदर्भ कहूँ। इसको हम लोग सॉफ्ट न्यूज़ और हार्ड न्यूज़ के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं कि कोई बातचीत सामान्य को कैसे एक प्रॉपर हार्ड न्यूज़ में बताया जाता है। तो जब हम सिख विरोधी दंगे जो उस वक्त का वो जो पूरा माहौल था और हम दूरदर्शन को याद करते हैं, आप भी रवि याद करते होंगे, तो क्या दिखाया जा रहा था दूरदर्शन पर? सड़कों पर रैलियां हो रही थी, सड़कों पर नारे लग रहे थे, लोग मारे जा रहे थे और दूरदर्शन पर बॉबी फिल्म दिखाया जा रहा था। यानी कि आपने पूरा जो है एक उसी का पैटर्न अब बदल गया है कि किसान आंदोलन कर रहे हैं लेकिन चर्चा पाकिस्तान और कश्मीर की हो रही है। इसका मतलब है एक तो है कि आप फेक न्यूज बना रहे हैं और एक है कि पूरा एम्बियंस या माहौल फेक बना रहे हैं। इसमें एक दूसरा कॉन्टेक्स्ट में इमरजेंसी के ही दौरान का शामिल करूंगा कि 26 जून 1975 को पूरे ऑल इंडिया रेडियो को जो है वहां के मीडिया कर्मियों से हटाकर पूरे सरकारी महकमे के लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया और 8 बजे जो खबर बुलेटिन पढ़ी गई वो किसी मीडिया कर्मी ने नहीं पढ़ा, देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री ने पढ़ा। और वे खबर क्या थी, वो बात क्या थी? उन्होंने कहा देश को आगे ले जाना है, विकास करना है, इसके उस वक्त भी कई सपने हैं, तकनीकी स्तर की चुनौतियां हैं, मुकाबले हैं, कई स्तर के मुकाबले हैं। सोचिए तो ये हार्ड न्यूज है, लेकिन उस वक्त के कॉन्टेक्स्ट से रिलेट करें तो ये बहुत ज्यादा फेक न्यूज के करीब है। तो कई बार हार्ड न्यूज भी फेक न्यूज होता है और हो सकता है। एक सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ठीक है, ऐतिहासिक यात्राओं के जरिए हम इसके फॉर्म को समझ रहे हैं, पेड न्यूज तो गायब ही हो गया, एडवर्टोरियल तो गायब ही हो गया, इन दोनों चीज से ज्यादा खतरनाक है क्या? कोई तस्वीर बना दीजिए, आपके चेहरे पर लाल लगा दें, ये हैं दाऊद के भाई, और इनके जैसे बरखा दत्त का चलता रहता है, उनकी कितनी शादियां करा देते हैं लोग, एनडीटीवी का ही कितना सारा अफवाह चलता रहता है, वो भी चल जाता है। तो इन तीनों में अंतर क्या है और इस वक्त क्यों है ये फेक न्यूज का जलवा इतना? फेक न्यूज जो है वो कोई चीज फॉल्स हो, कोई चीज झूठी हो, तो या कोई चीज बदलाव फोटो में बदल करके, चित्र बदल करके प्रेजेंट किया जाए, वो उससे ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि सबसे पहली चीज ये है कि वो आपसे ये ट्रस्ट ले रहा है कि मैं आपको समाचार दे रहा हूं, ये तथ्य है, जबकि वो है नहीं, जबकि उसको वेरीफाई भी नहीं किया गया है और आपको ये दिया जा रहा है कि ये समाचार है। अब समाचार जो है उसमें एक पावर है, वो हमारे को हम कैसे अपना जीवन, अपने डिसीजन लें, कैसे हम दिनचर्या अपना डेली काम करें, उन सब पे उसका असर है। तो जो समाचार है, जो फेक न्यूज है, वो
फॉल्सहुड और लाई, जो पुराने फॉल्सहुड और लाई है, उससे थोड़ा ज्यादा डेंजरस है। और जैसा कहा गया कि उससे जो एग्जाम्पल इन्होंने इतिहास में से दिया, बॉबी फिल्म दिखाने का या कुछ, या हार्ड न्यूज को कैसे फेक न्यूज में बदल दिया जाता है, वो हार्ड न्यूज जो अपीयरेंस में हार्ड न्यूज हो सकता है लेकिन फिर भी फेक है, उसके पीछे एक तथ्य है कि फेक न्यूज इज अ वे टू ब्लॉक कम्युनिकेशन। देखिए, डेमोक्रेसी में कम्युनिकेशन उसका लाइफ ब्लड है। अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो हम डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते। और फेक न्यूज का पर्पस है उसको ब्लॉक करना। एक तरफ से आपको गलत इंफॉर्मेशन देना है, दूसरी तरफ से आप में डिस्ट्रस्ट पैदा करना है मीडिया की तरफ, जो एनडीटीवी का आप एग्जांपल जितना आपने दिया, वो क्या हो रहा है, वो डिस्ट्रस्ट पैदा करना है एनडीटीवी की तरफ। और वो डिस्ट्रस्ट पैदा करके आप क्या कर रहे हैं, उसको कम्युनिकेशन जो एनडीटीवी कर रहा है उसको ब्लॉक करवाना चाह रहे हैं। अब वो ब्लॉक दो तरीके से हो सकता है, या तो वो चैनल को आप बंद कर दीजिए, या आप उसमें डिस्ट्रस्ट पैदा कर दीजिए। और जब आप वो डिस्ट्रस्ट पैदा कर देंगे तो लोग उसको देखेंगे नहीं। और इससे क्या होगा कि आप पब्लिक डिस्कोर्स जो है, डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स है, उसको नैरो कर देंगे अपने फायदे में। तो लोगों को यह समझना चाहिए कि जो राजनीतिक दल ज्यादा फेक न्यूज का कारोबार करता है, जिसकी तरफ से आता है, वो दरअसल सिर्फ अपनी राजनीतिक संभावना के लिए नहीं कर रहा है, वो लोकतंत्र का गला भी घोंट रहा है। एक ब्रेक लेना पड़ेगा विनीत, फिर आएंगे, फिर समय नहीं है, छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। विनीत, कई कारण, मैंने इंटरनेट से कमाई हो रही है, बहुत सारे ब्लॉग्स हैं, टेक्नोलॉजी है, मतलब मैं कहीं पढ़ रहा था तो इसमें ये बात आ रही थी कि क्या इस वजह से भी फेक न्यूज़ फैला है कि मीडिया की साख इन दिनों या इन वर्षों में बहुत ख़त्म हो चुकी है? साख तो निश्चित रूप से ख़त्म हुई है। मैं साल 2003-04 में रॉयटर, जो दुनिया की एक बड़ी वायर एजेंसी है, नेटवर्क एजेंसी है, उसने भारत के मीडिया के साख, इसी क्रेडिबिलिटी को एक सर्वे कराया। और उसने पाया कि एक तो यह कि इमरजेंसी के बाद कभी उठ नहीं पाया पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग। दूरदर्शन और आकाशवाणी की ऐसी साख गिरी कि जनता पार्टी की सरकार आने पर भी वो कुछ मामला बना नहीं। लेकिन उस सर्वे में यह पाया गया कि दूरदर्शन के मुकाबले यहाँ देश का निजी चैनल, एक चैनल जो है वो ज़्यादा भरोसेमंद है और लोग उस पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। इसके ठीक पहले जो वीडियो टेप के जरिए न्यूज़ का दौर शुरू हुआ, उसमें लोग दूरदर्शन छोड़ करके, आकाशवाणी छोड़ करके उस टेप को देखते थे और लंबी लंबी लाइन लगती थी उसे देखने के लिए। तो उसकी साख तो कम हुई है, लेकिन इसके साख के गिरने की जो बड़ी वजह है वो अनूप जो ठीक कर रहे हैं कि उसका बदलता हुआ बिजनेस पैटर्न है। जिस सोशल मीडिया में आप फेक न्यूज़ का एक पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो गई है। मुझे याद है ब्लॉगिंग के दिनों में 2006, 7, 5 यही कारोबारी मीडिया ने बहुत उत्साह से इसे नहीं दिया, बल्कि उसको कुचलने का काम किया। लेकिन आज चूंकि इसमें एक रेवेन्यू स्ट्रक्चर बन गया है, इसलिए वो इसके जरिए जो है फेक न्यूज़ भी पैदा हो रहा है और फेक न्यूज़ का काउंटर भी न्यूज़ पैदा हो रहा है। ये दोनों इंडस्ट्री साथ साथ चल रही है। पर वही जिस प्राइवेट मीडिया को बताया गया कि इसकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा है, वो भी फेक न्यूज़ के वो भी कारोबार में शामिल है, बिल्कुल शामिल है। कई उसके फेक न्यूज़ होते हैं। अनुप जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि इसका खर्चा इससे लड़ने का, मैं फेसबुक का ही उदाहरण दे रहा था कि 8-10 हज़ार लोगों की टीम वहां होगी तो जाकर वो जो बयान छपा है कि वो फेक न्यूज़ से लड़ेंगे या फेक खबरों की छटाई करेंगे, तो ये कॉस्ट कितना है? और जो फिलीपींस या जर्मनी, ये सब जो कानून मैं देख रहा हूँ, ये तो इतने सख्त हैं कि इसके नाम पे तो तानाशाहों की तो पूरी मौज हो जाएगी, वो तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे कि आपको जरा सी गलती को फेक न्यूज़ बता के जेल में बंद कर देंगे। पर क्या एक पाठक या दर्शक के लिए क्रेडिबिलिटी या साख का कोई महत्व नहीं है? वो इतना पैसा, इतनी मेहनत की कमाई का खर्चा कर रहा है। साख और क्रेडिबिलिटी का मसला तो है ही। क्या फेक के लिए इतना पैसा खर्च करेगा? खबर उसके लिए जिंदगी से जुड़ी हुई चीज है। फेक न्यूज पर वो खर्च एक लेवल के मनोरंजन के लिए करेगा, जैसे लोग व्हाट्सएप में। लेकिन यहाँ तो वो झगड़ा हो रहा है ना, उसको लेके बवाल मच रहा है। मैं कह रहा हूँ उसकी जिंदगी पर बनाई है, इस तरह की फेक न्यूज उसकी जिंदगी पर बनाई है, और जिसको मनोरंजन के लिए एक दूसरे से शेयर कर रहा है, वो दरअसल अपने लिए कब्र खोदने का काम कर रहा है। रवीश, इसमें एक सतर्कता। पर ये जब कहा जाता है कि दुनिया के हर अखबार का जो टैगलाइन है वो ट्रस्ट से शुरू होता है या किसी चैनल का, है ना, या ये भी समय आया कि इमरजेंसी के दौरान एक अखबार ने ये टैगलाइन हटा लिया था।
ये हटा लिया था। हटा लिया था क्योंकि वो उसको कैरी नहीं कर सकते थे। लेकिन एक पाठक और एक दर्शक को ये चाहिए कि वो एकदम जो बाइनरी है, एक वैसा चैनल अखबार देखे पढ़े जिससे वो बहुत उसका लगाव है, और एक ऐसा अखबार और चैनल देखे जिससे बिल्कुल लगाव नहीं है और एक तरह से मतलब अब आपको 4 अखबार पढ़ना पड़ेगा, 4 चैनल पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तब जाकर तो जितनी ताकत व्हाट्सएप के मैसेज शेयर करने में लगाते हैं, थोड़ी ताकत बचा के अखबार पढ़ने का काम तो करना ही पड़ेगा, या प्राइमरी सोर्स की तरफ जाना पड़ेगा। अनूप जी हमारे साथ आ गए। अनूप जी, हमारा सवाल आपने सुन ही लिया था, ऑडियो कट हो गया था, अब आप जवाब दीजिए जी। तो एक तो फेक न्यूज जानना जरूरी है, और एक अभी जो बात किया कि आपके पास मल्टीपल सोर्सेस होने चाहिए न्यूज के, आपको और जगह भी चेक करना चाहिए न्यूज को, ये तो है जब आपको शक हो। लेकिन जो फेसबुक कर रहा है, फेसबुक ने कहा कि हम 3-4 हजार लोगों को हायर कर रहे हैं और ये लोग फेस करेंगे, चेक करेंगे क्या फेक है क्या नहीं है। अमेरिकन कानून के तहत तो ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि अमेरिकन फर्स्ट अमेंडमेंट जो है वो बहुत आजादी देता है आपको कुछ भी कहने का। तो लेकिन यूरोप में, जर्मनी में जो कानून लाया गया है और बाकी जगह जो कानून लाया गया है, उस कानून से मेरी समस्या यह है कि फेक न्यूज क्या है, इसको जब तक आप डिफाइन नहीं करेंगे तब तक आप, ये भी हो सकता है कि सरकार इसको, जो भी इंफॉर्मेशन सरकार के खिलाफ है, जो सरकार को पसंद नहीं है, सरकार उस इंफॉर्मेशन को भी ब्लॉक कर सकती है। जहां तक फेसबुक ने जो मॉडल क्रिएट किया है वो है फ्लैगिंग सिस्टम, कि अगर आपको शक है किसी समाचार पर तो आप उसको फ्लैग कर दीजिए। अब जब आप फ्लैग कर देंगे तो फेसबुक आफ्टर सम टाइम उसको किसी फैक्ट चेक ऑर्गेनाइजेशन से चेक करवाएगा जी, ठीक और है। जब चेक करवाएगा उसके बाद उसको ब्लॉक करेगा। ठीक है, बहुत बहुत तो ये बहुत 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 ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हम पूरे हफ्ते और शायद कई एपिसोड करने की सोच रहे हैं। अगर आप लोग और मदद करते रहें कि किन किन पहलुओं पर चर्चा की जाए। अभी भारत मीडिया संस्थान भी बहुत सारे लोग कुछ कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, उन सब चीज़ों पे भी चर्चा करेंगे। भारत पर ठीक से आया नहीं हूँ, आऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप जी, विनीत आपका। हम फेक न्यूज़ से सावधान करने की ये सीरीज पर चर्चा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं फेक न्यूज। You are watching fake news. आप देख रहे हैं फेक न्यूज। Fake news से सावधान।